नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं और ये सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा, 19वां टॉपिक। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जीएस पेपर 1 20 वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2 पूरा डिस्कस किया जा चुका है यूट्यूब चैनल पर। देन आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और उसका कुछ जो डिटेलिंग पार्ट है वो आपको अलग से हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए और आंसर राइटिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में उद्योगों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इंडस्ट्रीज का सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो मेंस एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन सिलेबस में दिया हुआ है वो बहुत शॉर्ट में है, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करते हो तो देन आपको पता लगता है कि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक शामिल हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के इंडस्ट्रीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस तरीके से एक लाइन सिलेबस में यूपीएससी ने दी हुई है। तो हम कुछ इंडस्ट्रीज के सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण को देखेंगे और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इन टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। सेकंड नंबर पर आएगा कॉटन इंडस्ट्री, कपास उद्योग। थर्ड नंबर पर देखेंगे भारत में शुगर केन, गन्ना उद्योग की स्थिति। और फोर्थ नंबर पर लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील। ये कुछ एग्जाम्पल है, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप इन टॉपिक्स को कवर कैसे करेंगे और यूपीएससी मेनली क्या जानना चाह रहा है आपसे और आपको अपने कंटेंट में किन चीज़ों को शामिल करना है और कौन से पार्ट पर आपको फोकस नहीं करना है। इंडिया का मैप बना करके हम बहुत अच्छे से इसको साइंटिफिकली समझ सकते हैं। और देन मैप में अब हम लोकेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जूट उद्योग का वितरण या भारत में जूट उद्योग का जो केंद्रीकरण है भारत के किसी खास भाग में क्यों है। तो आपको उन कारणों को आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी उद्योग को किस स्थान पर लगाया जाता है। तो उसके लिए एक परंपरागत कारण माना जाता है कि वहाँ पर कच्चा माल, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, क्यों कच्चे माल को ही हम प्रोसेस करते हैं किसी इंडस्ट्री में, कारखाने में। फिर उसके बाद बात आती है कि लेबर, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोकल लेवल पर लेबर भी अवेलेबल होना चाहिए। देन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर की सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और फिर उस लेवल की टेक्नोलॉजी। और जब उस इंडस्ट्री में वो गुड्स वस्तु बन जाती है तो देन फिर मार्केट, उस वस्तु की डिमांड कौन से मार्केट में है। तो ध्यान रखना है कि उद्योग लगाने के कुछ परंपरागत कारण माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो कारण भारत में नहीं पूरी दुनिया में तेजी से विकसित हुए हैं वे तकनीकी कारण है। बाजार संबंधी अप्रोच, बाजार को ध्यान में रख करके और तकनीक ने इनके सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जूट उद्योग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा असम का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
ये पूरी जो बेल्ट है जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो क्या कारण है कि भारत में जूट उद्योग का संकेंद्रण भारत के पूर्वी भाग में अधिकतम मात्रा में है, अन्य क्षेत्रों में या तो है नहीं या बहुत कम है। अब इसका परंपरागत कारण ये है कि जो आज का बांग्लादेश यहां पर बना हुआ है, ये भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बना। तो देन जब इस हिस्से को बंगाल से अलग किया गया तो भारत के पास पश्चिम बंगाल रह गया। तो जूट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जूट प्रोडक्शन जो सेक्टर है, उसका अधिकांश हिस्सा इस पूर्वी पाकिस्तान है आज के बांग्लादेश में चला गया। लेकिन जूट मिल अधिकांशतः भारत में ही रह गई। तो विभाजन के बाद एक परिस्थिति बनी कि जूट उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान गया और जूट संबंधी कारखाने मिल हैं वो भारत में रह गई। ये पोजीशन आज भी बनी हुई है। तो इस क्षेत्र में अधिकतम जूट के कारखाने, उसका कारण यह है कि रॉ जूट, कच्चा जो जूट है भारत बांग्लादेश से प्राप्त करता है, क्योंकि 60% या इससे अधिक जो रॉ जूट है वो इसी क्षेत्र में पैदा होता है बांग्लादेश वाले रीजन में। लेकिन मिल और इंडस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरा, चूंकि ये परंपरागत उद्योग है, ब्रिटिश सरकार ने इसको डेवलप किया था, तो उस प्रकार का लेबर यहाँ मिल जाता है। कलकत्ता बंदरगाह की स्थिति, उड़ीसा में कई प्रकार के ऐसे समुद्री बंदरगाह हैं जैसे पारादीप हुआ। तो इन बंदरगाहों के कारण ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और इस बंगाल की खाड़ी के माध्यम से निर्यात संबंधी एक पहुंच इनको प्राप्त हो जाती है। तो जब आप जूट उद्योग वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें आपको देखना है कि इसका संकेंद्रण यहाँ पर क्यों है, बांग्लादेश के साथ इसकी प्रॉक्सिमिटी किस प्रकार से इसको लाभ प्रदान करती है। कभी कभार सरकार ने अपनी पॉलिसी, नेशनल जूट पॉलिसी बना करके इस उद्योग को और ज्यादा प्रमोट करने का फैसला किया कि कुछ मामलों में सरकार ने फिक्स एसेंशियल कर दिया कि भाई आपको जूट के बने हुए सामान का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे जूट के बैग है, आर्मी के लिए प्रयोग जो सामान होता है उसमें जूट की खपत को बढ़ा दिया गया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जूट की अगर मांग बढ़ जाती है तो गारंटीड इस उद्योग को भी इससे हेल्प मिलती है, तेजी से उभरता है। राइट। दूसरा है कॉटन इंडस्ट्री यानी कपास उद्योग। कपास उद्योग का परंपरागत जो सेंट्रलाइजेशन संकेंद्रण ये गुजरात रीजन, मालवा का पठार यानी राजस्थान का हिस्सा और महाराष्ट्र, ये पूरी जो बेल्ट है ये कपास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, कपास उद्योग के लिए, क्योंकि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, ज्वालामुखी लावा से निकली हुई काली मिट्टी से बना हुआ है और काली मिट्टी में कपास की फसल काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये एक परंपरागत कारण हुआ। लेकिन कपास से कपड़े बनाने की प्रक्रिया काफी कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमें स्पिनिंग और वीविंग दो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कपास उद्योग का संकेंद्रण परंपरागत रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात वाली बेल्ट में है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो दक्कन ट्रैप है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, वो यहीं पर पाया जाता है। और दूसरा, वर्तमान में भारत में सरकारों ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं कि वीविंग, बुनाई, सूत या धागे की जब बुनाई की जाती है वीविंग, तो ये इंडिया के बहुत सारे राज्यों में डेवलप किए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कानपुर हो या फिर तमिलनाडु का चेन्नई वाला हिस्सा हो या कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों। तो कपास उद्योग की दो प्रकार की स्थिति आप ध्यान में रखेंगे। इसका स्पिनिंग जो सेक्टर है, उत्पादन वाला क्षेत्र है, और स्पिनिंग, ये दोनों अपने परंपरागत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में सेंट्रलाइज है, जबकि वीविंग सेक्टर्स जो तकनीक की डिमांड करता है ये पूरे भारत में फैल चुका है। तो कपास उद्योग के डिसेंट्रलाइजेशन के बहुत सारे कारण हैं। तकनीक ने इस उद्योग के डिस्पर्सन में बहुत ज्यादा हेल्प की है। और दूसरा, कपास से बने हुए कपड़ों की बढ़ती हुई मांग भारत के सभी राज्यों में। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको लोकल लेवल पर प्रोड्यूस किया जाएगा तो हम अपनी कॉस्ट को घटा सकते हैं। और इंडिया का जो बेहतर ट्रांसपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी पूरे कंट्री में, रोड कनेक्टिविटी, इसके माध्यम से इंटीरियर मार्केट तक इसको पहुंचाया जा सकता है। तो कॉटन इंडस्ट्रीज पर ये दोनों एस्पेक्ट आपको पढ़ करके जाने हैं। तीसरा है कि भारत में शुगर केन इंडस्ट्रीज की पोजीशन क्या है। परंपरागत रूप से भारत में गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इस बेल्ट में माना जाता था।
तो ये पूरी एक गन्ना उत्पादक बेल्ट थी, शुगर केन। परंपरागत रूप से यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की परिस्थितियां हैं, वो इसके लिए सुटेबल थी। लेकिन ओवर द टाइम, पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि गन्ना उत्पादन का जो क्षेत्र है ये साउथ इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, मुख्यतः तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और इंटीरियर कर्नाटका में। अब गन्ना उद्योग का शिफ्टिंग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर क्यों हो रहा है? तो इसके भौगोलिक कारण भी हैं और तकनीकी कारण भी है। तो भौगोलिक कारण तो ये है कि जिस तरीके से पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हुआ है, नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहने लगा है, और इसका प्रभाव इस रूप में होता है कि गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा है, जो ग्लूकोज का कंटेंट है, वह इस ज़्यादा गर्म जलवायु के कारण सूखने लग जाता है, कम हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की जलवायु उतनी गर्म नहीं है समुद्री प्रभाव के कारण। तो देन दक्षिण भारत के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के कारण अब यहाँ के किसान इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि गन्ने में अगर सुक्रोज का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर इससे आपको लाभ होगा, आपके गन्ने का आपको पैसा ज़्यादा दिया जाएगा। इसी प्रकार साउथ इंडिया में क्लाइमेट की वजह से इसका जो क्रशिंग पीरियड है, पेराई का जो क्षेत्र होता है गन्ने का, 8 से 10 महीने होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 महीने के लिए रखा जाता है। तो किसान को 8 से 10 महीने का पूरा स्पेस मिल जाता है साउथ इंडिया में कि वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग गन्ने को मिल में ले जा सकता है, उसको क्रश करा सकता है, पेराई करा सकता है। और तीसरा कारण है कि साउथ इंडिया में प्रोडक्टिविटी नॉर्थ इंडिया की तुलना में ज़्यादा है, पर हेक्टेयर उत्पादकता, और इसके लिए इन्होंने कई तकनीकी कारणों का प्रयोग किया है। और साउथ इंडिया से फिर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्री बंदरगाहों की उपलब्धता भी इसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो गन्ने का उत्पादन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। सूती वस्त्र उद्योग तेजी से डिसेंट्रलाइज हो रहा है, उसमें तकनीकी कारण, सरकार के प्रयास शामिल माने जाते हैं। इसी प्रकार अगर आपको एक उद्योग के बारे में और स्टडी करनी हो तो देन दिस इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह एवं इस्पात उद्योग। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में आपको ये पढ़ना है कि भारत में इस उद्योग के लिए ज़्यादातर जो एनवायरनमेंट है, पूर्वी हिस्सा है या इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट माना जाता है। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पूरी जो बेल्ट है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका कारण स्टील इंडस्ट्री के लिए कच्चा लोहा, आयरन ओर चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा भंडार इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोयला चाहिए, कोयले का भी सबसे अधिक संकेंद्रण इसी क्षेत्र में है। फिर लेबर की उपलब्धता, यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, इन राज्यों में जनसंख्या भी उपलब्ध है। और अंग्रेजी सरकार ने लौह एवं इस्पात उद्योग या कारखाने इसी क्षेत्र में लगाए थे। तो देन पश्चिम बंगाल का जो कारखाना है ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। राउरकेला, उड़ीसा का जो कारखाना लगाया गया, और जर्मनी के सहयोग से। झारखंड में बोकारो जो स्टील प्लांट लगा, और मध्य प्रदेश में जो भिलाई स्टील प्लांट लगा, जो आजकल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। बाद में सरकार ने अपनी इस पॉलिसी को डाइवर्सिफाई किया, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, इसलिए विशाखापट्टनम में और सलेम तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी इस प्रकार के प्लांट लगाए गए हैं। लेकिन मुख्यतः इस उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए। ट्रेडिशनल जो फैक्टर्स हैं, परंपरागत कारक, उनसे प्रभावित होता है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर इस उद्योगों को लगाया गया है, और इसका प्रमुख कारण है कि भारत में अच्छी गुणवत्ता का जो ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है, उस ट्रांसपोर्ट के कारण अब हम इस कच्चे माल को दूरस्थ स्थानों तक ले जा सकते हैं, और वहां पर मार्केट भी अवेलेबल है। यानी वहां से बना हुआ इस्पात उस मार्केट में इजीली सेल हो जाता है, लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो बाजार की पहुंच और अच्छी परिवहन प्रणाली और सरकार की प्रोत्साहक नीति, इन्होंने लौह इस्पात उद्योग के वितरण में काफी सहायता की है। तो सरकार का मानना यह है कि पूरे देश का संतुलित विकास तभी होगा जब हम इंडस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज करेंगे, किसी एक क्षेत्र विशेष में उनका सेंट्रलाइजेशन होने से रोकेंगे। ठीक है, तो देन जब आप इंडस्ट्री वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत सारे आप 10-15 इंडस्ट्रीज को लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे,
और उस तरीके से देखेंगे कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वर्तमान में किस प्रकार के चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो बहुत डिटेलिंग में मैं काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज को वेबसाइट वाले वीडियो पर डिस्कस करूंगा, तो आप उनको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।